कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रियजनों, पिछले भाग 5 में हमने भारतीय संविधान तथा उनके अनुच्छेदों के बारे में संक्षेप में बताया था। आज हम भारत के संविधान की भूमिका अर्थात प्रस्तावना या जिसे संविधान का उद्देश्य क्या है बताएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जिसमें भारत समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समता प्राप्त करने के लिए जोर दिया गया है। उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया गया है। इसको संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया। प्रिय दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ, जिसका तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वह संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। प्रथम, संप्रभुता। इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का भारत पर अधिकार है। इस राष्ट्र के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे, समाजवादी शब्द का अर्थ है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि आदि पर सार्वजनिक या स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य है। तीसरा, हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष घोषित किया गया था। पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष यानी सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। चौथा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। बेशक मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायालय की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप में है। पांचवा, गणतंत्र देश को रूप दिया गया है और प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दो तरह की है, वंशगत लोकतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्र में भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहले ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी
एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी यह कि किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति ना हो, जिस पर हर सार्वजनिक कार्यालय किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगी और हर नागरिक की भागीदारी होगी। छठा, स्वतंत्रता, जहां स्वतंत्रता का तात्पर्य है नागरिक से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जाता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए सभी तरह का अवसर प्रदान करता है और आगे उन्नति कर सकता है। सातवां, भूमिका में न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। इसे 3 भिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। प्रथम, सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव ना माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो और प्राप्त हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन एवं वितरण के साधनों को न्यायोचित और सुनिश्चित वितरण हो, ताकि धन संपदा का केवल कुछ हाथों में ही केंद्रीकृत ना हो पाए। तीसरे, राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाए। वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। 8वें प्रस्तावना में शब्द समता है, जिसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है। आदरणीय बंधुओं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को हर स्थिति में अवसर की क्षमता और शक्ति प्रदान करती है। इस उपबंध में क्षमता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान है। नागरिक क्षमता और सुनिश्चित करते हैं: पहला, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। दूसरे, धर्म, जाति और लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, 15। तीसरे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। चौथे, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। 5वां, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18वां में है। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक क्षमता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम, कि धर्म, जाति और लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार अनुच्छेद 325 द्वारा नहीं दिया जाएगा, तथा दूसरा, अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और अनुच्छेद 39 के अनुरूप महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और एक समान काम करने के लिए एक समान वेतन का अधिकार को सुरक्षित करते हैं। 9वां, शब्द बंधुत्व है, जिसका अर्थ भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के द्वारा हर भारतीय नागरिक को कर्तव्य होगा कि वे धार्मिक, जातियां, भाषाई, क्षेत्रीय एवं वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना ये भी कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों का सुनिश्चित करना होगा। पहला, कि व्यक्ति का सम्मान और दूसरे, देश की एकता, अखंडता। इन शब्दों को 42 में संविधान के संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि भारत का हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। संविधान अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्य के संघ के रूप में किया गया है ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति को कड़ा लक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक कारण जैसे सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि वादों को नियंत्रित करना। दोस्तों, अब हमारी प्रस्तावना का मुख्य महत्व बताते हैं। प्रस्तावना का मुख्य महत्व यह है कि इसमें आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व राजनीतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। इस संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषों को परीक्षण करती है और दर्शाती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। सभा के अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है, प्रस्तावना संविधान सबसे सम्मानित भाग्य है, आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है और एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। आदरणीय प्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीति शास्त्री सर अनिस्टर बढ़कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों की राजनीतिक बुद्धिजीवी अपना सम्मान प्रकट करते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते हैं। वह प्रस्तावना से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इस उल्लेख से किया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। ये हमारी संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प मिले हैं जिन्हें क्रांति ही परिवर्तन कर सकती है। प्रस्तावना को लेकर हमेशा एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। भेरूभावी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तत्पश्चात केशवानंद भारती मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का एक भाग है
और संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन लेखन किया जाना चाहिए। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया के मामले में 1995 में पुणे उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, क्योंकि संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को बनाया था और लिखा था। प्रश्न यह है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? उस समय तो स्वीकार कर लिया गया। जब उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनक ओ के मत से सीमित रखता है। दोस्तों, अब दो तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का सूत्र है, ना ही उस शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला, अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और यह केवल विचारिक संग्रह है। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना एक प्रश्न ही है, जो कि समय अनुसार रहेगी, परंतु 1976-22 में संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में संशोधित किया गया था। इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। जिस संशोधन को वैध कर ठहराया गया। अगले भाग में इन्हीं पर हम विस्तार में प्रकाश डालेंगे।